गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी की 10वीं क्लास है और यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसके पहले हमने आपको होमवर्क दिया हुआ था कि कुछ जर्नल एंट्री आपको याद करना थी जो पुनर्मूल्यांकन से संबंधित थी, हमने आपको लिखवाई भी थी। तो आज उसी से संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन है एकांत व प्रशांत फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने निशांत को नए साझेदार के रूप में 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। निशांत के प्रवेश के समय विनियोग 60,000 रुपए थे। आगे विनियोग को आगे एक्चुअल में आगे नहीं लिखा है, ये आगे नहीं है, इसको अपन बोलेंगे आधे। ठीक है, ये क्या है? आधे। तो आधे विनियोग को एकांत व निशांत ने अपने लाभ हानि अनुपात में ले लिया। बस शेष विनियोग को 40,000 में मूल्यांकित किया गया। प्रवेश के समय देनदार व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान क्रमशः 70,000 व 8,000 के थे। इनमें से 5,000 रुपए के देनदार बुरे साबित हुए। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रावधान बनाइए। जनरल प्रविष्टियां करना हमारे लिए, तो हम जनरल प्रविष्टियां करते हैं। यहां पर पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, प्रारूप इसका। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। यहां पर लेंगे हम दिनांक, विवरण, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। यहां लिखेंगे साझेदारी फर्म की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां। साझेदारी फर्म की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां। जर्नल प्रविष्टियां। ठीक है, अब यहां पर अपन करते हैं साझेदारी फर्म की पुस्तक में जनरल प्रविष्टियां। तो क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले यहां से निशांत के प्रवेश के समय विनियोग 60,000 के थे। आधे विनियोग को निशांत व प्रशांत ने अपने लाभ हानि अनुपात में ले लिया। तो यहां पर वर्किंग नोट करेंगे। तो विनियोग जो है, ठीक है, वो कितने हैं? 60,000। 60,000 का हम आधा करेंगे 1/2, तो कितना आएगा? 30,000। ठीक, तो जो 60,000 के विनियोग हुए आधे 30,000, उसको लाभ हानि अनुपात में हमें एकांत और प्रशांत को बांटना है 3:1 में। तो आधा कितना अपने 30,000। इस 30,000 को हम बांटेंगे 3:2 में, इनके लाभ हानि अनुपात में। 5, 5 × 30, 6 × 18 और 6 × 12। मतलब एकांत को कितने मिलेंगे? 18,000 और प्रशांत को कितना है उसने संपत्ति ली है विनियोग? 12,000 की। तो देखो, जब व्यापार में साझेदारी फर्म में जब कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो हमें उस साझेदार से संपत्ति का पैसा लेना है। तो जब साझेदारों से हमें पैसा लेना है तो उसका पूंजी खाता हम क्या करते हैं? डेबिट। ठीक है, उसका पूंजी खाता क्या करेंगे? डेबिट। तो यहां पर अपन लिखेंगे पहली एंट्री कौन कौन है? एकांत। एकांत का पूंजी खाता डेबिट। एकांत का पूंजी खाता डेबिट। ठीक है, और प्रशांत का पूंजी खाता डेबिट।
इसने कितने 18,000, इसने 12,000। ठीक है, क्या लिए हैं विनियोग, तो यहां लिखेंगे विनियोग खाते से। विनियोग खाते से इन दोनों का टोटल कर देंगे अपन, कितना आ जाएगा 30,000। यहां पर क्या है अपना नरेशन, क्या देंगे आधे विनियोग, विनियोग साझेदारों द्वारा, साझेदारों द्वारा लेने पर। ठीक है, आधे विनियोग साझेदारों द्वारा लेने पर, ये पहली एंट्री। अब देखो ने क्या कहा है, अपन आगे देखते हैं दूसरा। उन्होंने कहा है शेष विनियोग को 40,000 में मूल्यांकित किया गया। तो यहां पर देखेंगे अपन दूसरा पॉइंट, भाई उन्होंने बोला है शेष जो विनियोग बचे हैं उनका मूल्य कितना कर दिया उन्होंने 40,000, जबकि उनकी कीमत कितनी थी 30,000। भाई 60,000 के थे, कितने के थे 60,000 के, तो आधे कितने हुए 30,000 की कीमत उनकी, और आधे की कीमत कितनी थी 30,000, लेकिन उनका मूल्य कितना कर दिया 40। तो 10,000 रुपये का हमें विनियोग से, शेष विनियोगों से क्या हो गया लाभ, मतलब उनका मूल्य बढ़ गया है जी, वृद्धि हो गया, अपन बोलेंगे वृद्धि, मूल्य में क्या हो गई वृद्धि। जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, विनियोग संपत्ति है, जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, संपत्ति का नाम क्या है विनियोग, तो यहाँ लिखेंगे विनियोग विनियोग खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। पुनर्मूल्यांकन खाते से कितने 10,000 रुपये, 10,000। यहाँ पर लिखेंगे अपन नरेशन विनियोग के मूल्य में वृद्धि होने पर, के मूल्य में वृद्धि होने पर। ठीक है, ये एंट्री हो गए आपके दो। अब आगे देखेंगे अपन, अब क्या लिखा, प्रवेश के समय देनदार व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 17,000 और 8,000 थे। इनमें से 5,000 रुपये के देनदार बुरे साबित हुए। तो यहाँ पर अपन एंट्री करेंगे, 5,000 के देनदार कैसे हो गए बुरे साबित हुए। तो यहाँ एंट्री, पहले प्रारूप बना लेते हैं। थर्ड नंबर, 5,000 के देनदार हमें कैसे हुए बुरी साबित हुई, उसकी एंट्री मतलब डूबत ऋण की। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे डूबत ऋण खाता डेबिट, डूबत ऋण खाता डेबिट देनदार खाते से। देनदार खाते से कितने के 5,000, 5,000। नरेशन लिखेंगे यहां डूबत ऋण होने पर, डूबत ऋण होने पर 5,000 के देनदार बुरे साबित हुए, मतलब उन्हें आपको पैसा नहीं दिया, डूबत ऋण हो गए, तो उसकी एंट्री कर दी अपन ने। अब डूबत ऋण को अपन डूबत ऋण संचय से अपलेखित करेंगे। ठीक है,
डूबत ऋण को अपन कहाँ से, डूबत ऋण संचय से अपलिखित करेंगे। तो इसकी एंट्री करेंगे हम, डूबत ऋण संचय खाता डेबिट, ठीक है। कितना दिया हुआ देखो, डूबत ऋण संचय 8000 दिया है, हमारे पैसे कितने डूबे हैं 5000, तो हम 5000 की एंट्री करेंगे। डूबत ऋण संचय खाता डेबिट 5000, डूबत ऋण खाते से, डूबत ऋण खाते से इनका टोटल कितना आएगा, ये 5000। डूबत ऋण, डूबत ऋण अपलेखित करने पर, अपलेखित करने पर ये हो गया, डूबत ऋण अपलेखित करने पर। फिर आगे देखेंगे आप, किसने कहा था डूबत ऋण संचय के लिए प्रावधान कितना करना है, 5%, ठीक है। तो यहां पर हम डूबत ऋण संचय के लिए प्रावधान भी करेंगे। यहां पर तीसरा पॉइंट, 5000 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 250। ये हम डूबत ऋण संचय के लिए प्रावधान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका, क्योंकि ये हानि है व्यापारी के लिए, तो क्या करेंगे अपन, पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पर एंट्री करेंगे, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। पुनर्मूल्यांकन आय व्यय खाता होता है, जितनी भी हानि और खर्चे सब कहाँ लिख देंगे, डेबिट में। तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट और डूबत ऋण संचय खाते से, डूबत ऋण संचय खाते से कितना, 250। डूबत ऋण संचय बनाने पर, डूबत ऋण संचय बनाने पर आगे अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं बचा है, अब हमें क्या निकालना है, पुनर्मूल्यांकन से लाभ या हानि। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, पहले प्रारूप बना ले। यहाँ पर देखेंगे हम पुनर्मूल्यांकन का डेबिट का योग कितना है और क्रेडिट का योग कितना है, ठीक है। यहाँ डेबिट का योग लिखेंगे, यहाँ पर क्रेडिट का। तो एंट्री में देखना पड़ेगा हमें कि पुनर्मूल्यांकन कहाँ कहाँ डेबिट हो, कहाँ कहाँ क्रेडिट। तो देखो, पहली एंट्री में पुनर्मूल्यांकन नहीं लिखा है, दूसरी एंट्री में पुनर्मूल्यांकन लिखा हुआ है कितना, 10,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट में कितना है, 10,000, है ना। दूसरी एंट्री में ये लिखा है क्रेडिट। और देखेंगे पुनर्मूल्यांकन, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पुनर्मूल्यांकन डेबिट कितना है, 250। तो यहाँ पर लिख देंगे 250, मतलब हानि कम है और लाभ ज्यादा, संपत्ति के मूल्य बड़े ज्यादा हैं, घटे कम है। तो हम 10,000 में से 250 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9,750। तो पुनर्मूल्यांकन से हमें क्या हो गया, लाभ। इस लाभ को, पुनर्मूल्यांकन का लाभ हम पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देते हैं। तो जो आपके पास 9,750 है, इसको हम पुराने साझेदार को, मतलब 3:2 में एकांत और प्रशांत को बांट देंगे इनके लाभ हानि अनुपात में। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 9,750 में हम 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1950। इसको अपन काट देंगे 5 से, कितने वाला कटेगा, 1950। इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का, 3 का, तो आ जाएगा आपका 5,850
2 का गुणा कर देंगे, 19 दूनी 38 और 1 3900, 3900 इतना आएगा। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे। हमने आपको बताया पुनर्मूल्यांकन की, यदि लाभ होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट पुराने साझेदारों की पूंजी खाते से, ये एंट्री करेंगे अपन। यहाँ पर कौन सा नंबर है? 6वां। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट एकांत के पूंजी खाते से और प्रशांत के पूंजी खाते से। इसको मिलना है 5850, इसको मिलना है 3900, यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 9750। यहाँ पर लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन से लाभ होने पर। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन एंट्री याद करना जरूरी है ना। कुछ एंट्री, जैसे कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो उसकी एंट्री क्या करेंगे अपन? साझेदार का पूंजी खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन, साझेदार का पूंजी खाता डेबिट संपत्ति खाते से। यदि दायित्व लेता है तो हम क्या करेंगे? दायित्व खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाते से। एंट्री आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या है कि एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने सा को साझेदारी में प्रवेश दिया और प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया गया जो निम्न प्रकार था। तो अपन यहाँ पर एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और प्रविष्टि भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर प्रारूप बना लेते हैं। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां, जर्नल प्रविष्टियां। फर्म की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टियां। चलिए देखेंगे नंबर 1 क्या लिखा है। प्लांट का मूल्य 20,000 है, प्लांट का मूल्य 20% से घटाया गया। प्लांट का पुस्तक मूल्य कितना? 1,50,000। तो 1,50,000 का 20% कितना होगा? 30,000। तो संपत्ति का मूल्य घटने पर पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति खाते से प्रविष्टि हमने आपको लिखाई। तो नंबर 1 यहाँ पर करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति का नाम क्या है? प्लांट खाते से। प्लांट खाते से 20% कितना हुआ? 1,50,000 का 30,000। यहाँ पर लिखेंगे 30,000। यहाँ पर एंट्री नरेशन लिखेंगे मूल्य घटने पर, मूल्य घटने पर।
संपत्ति का मूल्य घट गया। दूसरी एंट्री, देनदारों पर 10% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया। देनदार का पुस्तक मूल्य कितना है? 60,000। तो हम देख लेंगे भाई 60,000 का 10% कितना होगा? 6,000। तो यहां पर एंट्री कर देंगे। देनदारों की कीमत घट रही है ना, देनदार की कीमत क्या हो रही? घट रही। तो यहां पर एंट्री करेंगे अपन पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। डूबत ऋण संचय खाते से, डूबत ऋण संचय खाते से। तो 60,000 का 10% ले लेंगे हम देनदारों का, तो यहाँ पर कितना आएगा? 6,000। यहाँ पर डूबत ऋण संचय बनाने पर सेकेंड एंट्री हो गई आपकी। थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? 2,000 रुपए का प्रावधान अदत्त मरम्मत बिलों के लिए किया गया। तो अदत्त मरम्मत बिल दायित्व हैं। यहाँ पर दायित्वों में क्या हो रही? वृद्धि। यदि दायित्वों का मूल्य बढ़ता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट दायित्व खाते से, है ना। ये व्यापार के लिए हानि है, तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे हम। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट दायित्व का नाम क्या है? किस चीज में वृद्धि हो रही है? अदत्त मरम्मत बिल। तो यहाँ पर लिख देंगे अदत्त मरम्मत बिल खाते से, अदत्त मरम्मत बिल से कितने हैं? 2,000। दायित्वों में वृद्धि होने पर, दायित्वों में वृद्धि होने पर वृद्धि होने पर। चल अब देखेंगे पॉइंट नंबर 4। भवन का मूल्य 10% से बढ़ाया गया। भवन का पुस्तक मूल्य कितना है? 2,50,000। तो यहाँ पर एंट्री, पहले प्रारूप खींच लेते हैं यहाँ पर हम एंट्री का। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है ना, भवन के मूल्य में वृद्धि। तो यहाँ पर हम लेंगे, जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो एंट्री क्या करते अपन? संपत्ति खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। तो किस में वृद्धि हो रही? भवन में 10% की वृद्धि। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भवन खाता डेबिट, भवन खाता डेबिट। ये प्रविष्टि हमने आपको लिखा दी है पहले। और पुनर्मूल्यांकन खाते से, पुनर्मूल्यांकन खाते से कितने की वृद्धि हुई? 10%। तो भवन की कीमत कितनी है? 2,50,000। यहाँ पर खाता 2,50,000 का 10% कितना आएगा? 25,000। यहाँ पर मूल्य में वृद्धि होने पर, मूल्य में वृद्धि होने पर वृद्धि होने पर
अगला देखेंगे, फर्म में सामान्य संचय खाते में 1,00,000 रुपए हैं। तो पहले हम सामान्य संचय पुराने साझेदारों को बांट देंगे। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई संचय या हानि या लाभ दिया है, वो सिर्फ पुराने साझेदारों में बांटी जाती है। तो संचय हम बांटेंगे पहले पुराने साझेदारों में। तो आ और बा है ना 1,00,000। तो यहाँ पर लिखेंगे एंट्री, सामान्य संचय खाता डेबिट, सामान्य संचय खाता डेबिट। हमें साझेदारों को संचय देना है, ठीक है। तो जब साझेदारों को देना होता है तो उनके पूंजी खाते क्या करते हैं, क्रेडिट। तो सामान्य संचय खाता डेबिट किसको देना है, आ। तो आ के पूंजी खाते से, और बा के पूंजी खाते से, बा के पूंजी खाते से। ठीक है। संचय कितने का है हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1,00,000 है, उसको हम उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। अनुपात कितना है, 3:2। तो 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। मतलब आ को कितना मिलना है, 60,000। बा को कितना मिलना है, 40,000। 40,000। यहाँ पर कितना है, 40। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 1,00,000। यहाँ नरेशन का लिखेंगे, संचय का विभाजन करने पर, विभाजन संचय का विभाजन करने पर। ठीक है, संचय का विभाजन करने पर ये बांट दिया अपन ने। अब सवाल में देखेंगे अपने पास क्या दिया है, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष है 10,000। लाभ हानि का डेबिट शेष मतलब हानि है, साझेदारों से हमें लेना है, उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड 10,000 को हम साझेदारों को उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। पुराने साझेदारों को पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इतना मिलेगा। तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे हम। लाभ हानि का पैसा साझेदारों से लेना है, तो साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट मतलब आ का पूंजी खाता डेबिट, डेबिट, बा का पूंजी खाता डेबिट, और लाभ हानि खाते से, लाभ हानि खाते से। ठीक है, कितनी है लाभ हानि, 10,000। आ से कितना लेना है, 6,000। बा से कितना लेना है, 4,000। हानि का विभाजन होने पर, हानि का विभाजन करने पर। अब इसके बाद देखेंगे हम पुनर्मूल्यांकन से हमें क्या हुआ, लाभ या हानि। तो यहां पर हम पहले प्रारूप बना लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन से लाभ या हानि, तो यहां पर हम लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट। पहले हम पुनर्मूल्यांकन के डेबिट का योग देख लेते हैं कितना है, या क्रेडिट का। तो डेबिट में देखो कितना दिया है, 30,000, यहाँ पर 6,000। ठीक है, और ये 2,000। तो यहाँ पर पहले में 30, 6 और 2, 3 एंट्री में दिया है।
पहले में 30,000 डेबिट है, फिर पुनर्मूल्यांकन 6,000 डेबिट, फिर पुनर्मूल्यांकन 2,000 डेबिट, फिर यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन क्रेडिट है 25,000 बस। तो यहाँ पर क्रेडिट कितना है 25,000। तो क्रेडिट का योग कम है, डेबिट का ज़्यादा। डेबिट का कितना आ रहा है 38,000 में से हम माइनस करेंगे 25,000 तो कितना आ जाएगा 5 3 8 मतलब 13,000। 13,000 की क्या हो गई हानि। पुनर्मूल्यांकन की हानि हम पुराने साझेदारों को उनके लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं। तो यहाँ पर हम 13,000 को बांटेंगे पुराने साझेदारों को लाभ हानि अनुपात में 3:5 सॉरी 2 3:2 बटे 5। 5 दूनी 10 5 छक्का 30 0 0 फिर 0 0 6 3 18 3 दूनी 6 और 1 7 26 दूनी 52। तो एक को मिलेगा 7,801 से लेना, दूसरे से 5200 रुपये लेना। तो हानि होने पर क्या करते हैं हम एंट्री पुराने साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से, ये वाली एंट्री है। पुराने साझेदार कौन है यहाँ पर 6वां 7वां एंट्री। सातवीं एंट्री है, यहाँ आप लिखेंगे आ का पूंजी खाता डेबिट, आ का पूंजी खाता डेबिट। आ से कितना लेना 7,800। बा का पूंजी खाता डेबिट, $5,200 पुनर्मूल्यांकन खाते से। पुनर्मूल्यांकन खाते से ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा आपका 13,000। यहाँ पर लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन से हानि होने पर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब आगे क्लास हम कल देखेंगे। थैंक यू।